press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार फिर हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कई बेसिक बातें, फंडामेंटल बात हम पहले बता चुके हैं। फाइनल अकाउंट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, क्यों बनता है, कब बनता है, हम लोग सारी इन बातों पर डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो पहला पार्ट था ट्रेडिंग अकाउंट, उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं कि इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा। जब भी हम लोग बनाएंगे किसी बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसका कैसे फॉर्मेट करेंगे, किस रूप में या प्रारूप में इसको लिखा जाएगा, कैसे होगा इसका लुक। तो ये बोर्ड पर ध्यान से देखना है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो किसी न किसी बिजनेस का बनाते हैं, किसी न किसी व्यापार का बनाते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन आता है तो कई बार उस प्रोप्राइटर का नाम लिखने को बोलता है, उस प्रोप्राइटर, उस स्वामी का नाम, उस मालिक का नाम लिखने को बोलता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर डॉट डॉट डॉट। ये जो मिस्टर वर्ड लगता है तो ठीक है, क्वेश्चन में लगता है। जब क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम दिया है तो उसी नाम को हम लोग कई बार यहाँ जोड़ सकते हैं। तो किताबों में आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर डॉट डॉट डॉट, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मिस्टर समथिंग होता नहीं है, जबकि प्रोप्राइटरशिप में कोई न कोई मिस्टर या श्रीमान तो होते ही है। जब हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ये किसी पर्सन का नहीं बनता बल्कि उस बिजनेस का बनता है। इसलिए नाम किसी पर्सन का ना आकर के उस बिजनेस का नाम आना चाहिए जिस बिजनेस का ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो प्रैक्टिकल फॉर्म में नाम ही देना है। तो ये जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट लिखा गया है इसके ऊपर लिखते हैं कि मेसर समथिंग इंटरप्राइजेज, समथिंग ट्रेडिंग, समथिंग सेल्स ट्रेडिंग, जो भी नाम आपने रखा है बिजनेस का, उस नाम को सबसे ऊपर लिखते हैं। हालांकि मैंने इसमें नहीं दिखलाया है। और उसके बाद आप क्या बना रहे उस बिजनेस का, तो उस बिजनेस का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, तो इसका नाम आ गया। और इस ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लाइन में ब्रैकेट में एक लाइन होगी जिसको हम लोग कहेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च समथिंग। ये कुछ भी हो सकता है, हमने बस यूं ही डाल दिया है 2020। ये 2021 हो सकता है, 2022 हो सकता है, 1820 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उस ईयर के अंतिम डेट को लिखना है जिस डेट को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कर रहा है। कोई तो हमारा ईयर होगा जो एंडिंग करेगा, तो जिस डेट को एंडिंग करेगा उसी डेट को यहाँ पर लिखना। और ये लिखने का स्टाइल है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर भी हो सकता है। कई बार जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं उसमें दिसंबर वाला भी क्वेश्चन होता है और किसी किसी में हमें मार्च वाला भी होता है। तो जिस तरह का क्वेश्चन का इंडिकेशन होगा, एज पर इंडिकेशन ऑफ आवर क्वेश्चंस, हम इस लाइन को लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो ये लाइन हम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में यह है कि ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो 31 मार्च लिखेंगे। और ये बगल में कोई ना कोई तो ईयर उसमें लिखा रहेगा। अगर ईयर नहीं लिखा है तो हम कहाँ से लिखेंगे ईयर, हम लोग यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे। अगर डेट नहीं लिखा है कि कौन सा डेट है, कौन सा ईयर है, तो ठीक है भाई, और बनाने के लिए हमें ऑर्डर दे दिया। अगर क्वेश्चन हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ऑर्डर देता है लेकिन ना डेट देता है, ईयर एंडिंग डेट देता है, और नहीं हमें ईयर देता है, तो ये लाइन तो हमें लिखनी जरूर है। तो फॉर द ईयर एंडिंग, अब डेट नहीं मालूम है सवाल में, क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पर ईयर एंडिंग के बाद डॉट 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 कर देंगे। यानी वो पता नहीं, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कुछ, अगर क्वेश्चन में वो दिया हुआ तो हम यहाँ पर फिट कर लेंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई जो टॉप में हम लोग लाइनें लिखेंगे। जब फॉर्मेटिंग हम बनाएंगे तो सबसे टॉप में, हालांकि मैंने लिखा नहीं, छोड़ दिया है, सबसे टॉप में उस बिजनेस का नाम लिखते हैं जिस बिजनेस का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके नीचे ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए वो नाम ये किस साल के लिए बना रहे हैं, किस ईयर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये ईयर एंडिंग में बनता है, ईयर वाइज बनता है, तो वो लिखना जरूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट आप किस वर्ष का बना रहे हैं। इसलिए उसके नीचे जो लाइन होगी ब्रैकेट में, उसको लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर डेट डाल देंगे। तो इस प्रकार जो टॉप लाइन्स लिखी जाएंगे उसको हमने बता दिया। अब देखें ये फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है टी फॉर्म में है, एक तरह का कह सकते हैं कि लेजर फॉर्म में भी है। ये लेजर फॉर्म में भी है
20 से हमने डिवाइड कर दिया, दो साइड इसका बना दिया। ये जो लेफ्ट साइड इसका आ रहा है, इस लेफ्ट साइड को हम लोग नॉर्मली कहते हैं डियर साइड, और इस राइट साइड को हम लोग नॉर्मली कहते हैं सीयर साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। नॉर्मली लेफ्ट साइड इज एज्यूम्ड डियर साइड एंड राइट साइड इज एज्यूम्ड एज सीयर साइड, हम सब जानते हैं। और चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब इसमें एक्सपेंस और इनकम की बात होगी, तो हमारे व्यापार के लिए सेल्स इनकम फॉर्म में रखा जाता है। अब जरा देखना है कि कौन कौन सा आइटम किस साइड में है। और इससे पहले हमने बता दिया है कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ऑल लेजर बैलेंसेस आर गिवन अंडर द ट्रायल बैलेंस एंड देन यू आर, हमको तो पिक करना है, वहाँ से आइटम लेना है, और ट्रायल बैलेंस से हम आइटम ले करके ऐसे जो इसमें आने वाला आइटम, ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम है सब इसमें आ जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारे बिजनेस के क्लोज करने के बाद सारे आ चुके हैं आइटम, हमारे बिजनेस के खाता भाई क्लोज किया, सारे आइटम्स आ गए, उनसे हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस से हम आइटम को पिकअप कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस से जितने आइटम हैं वो सब इसमें नहीं आएंगे। इस ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम फिक्स हैं, सारे आइटम नहीं आएंगे इसमें। तो हमें वही देखना है कि वो कौन कौन सा आइटम है, उसका नेचर कौन है जो ट्रेडिंग में आएगा, वो कौन कौन सा आइटम होगा जो पीएल अकाउंट में जाएगा, वो कौन कौन सा आइटम्स होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। ये तीन पार्ट है, इस तीन पार्ट का हम लोग पहले पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखना यही है कि वो कौन कौन से आइटम्स हैं, वो कौन कौन से मद हैं जिनको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं इसके डीआर साइड में, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो डीआर साइड है, तो आपको आइटम देखना है, रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जो पहला आइटम होगा, आप ध्यान से देखना, पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर डे को जो माल नहीं बिका हो तो हम लोग कहते हैं उसको स्टॉक, लेकिन पिछले पीरियड का, पिछले अकाउंटिंग ईयर के क्लोज में जो बैलेंस बचा था स्टॉक, वो अगले साल के फर्स्ट डे के लिए ओपनिंग कहलाता है। ये जो ओपनिंग आएगा स्टॉक, दरअसल ये पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, और जो हम इस साल का बना रहे हैं तो इस साल के एंडिंग में भी आएगा क्लोजिंग। तो स्टॉक दो हो गए, एक तो हो गया ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा, और एक करेंट ईयर के एंडिंग में होगा जिसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। दो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो आइटम है क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक, तो डेबिट साइड की हम लोग बात कर रहे थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में द फर्स्ट आइटम है वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, आप वहां से पिकअप कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड आइटम होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में, जो सेकेंड आइटम आएगा, ध्यान रखना है, ये है परचेजेस। यहाँ परचेज का मतलब है सिर्फ गुड्स परचेजेस। जब जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उसका रिकॉर्ड रखे हैं, या तो रजिस्टर में होगा, हमने लेजर खोला होगा, जहां भी होगा, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में आया होगा परचेज, वो परचेज आया होगा, तो हम ट्रायल बैलेंस से उस परचेज के फिगर को उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में। और एक और ध्यान रखना, पहले से हमने लेजर पढ़े तो पता है कि जब कुछ लेजर फॉर्मेट में होता है तो डीआर साइड में 2 से लिखना शुरू करते हैं और सीआर साइड में 22 से लिखते हैं, तो पता ही होगा। तो चलिए, हम लोग डीआर साइड के बारे में बात कर रहे थे। तो जो सेकेंड आइटम होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, वो है परचेज। और थोड़ा ध्यान रखना है कि इस परचेजेस को थोड़ा अंदर लिखेंगे। ये जो हमारा मेन कॉलम है, आउटर कॉलम, इस कॉलम से अंदर लिखेंगे, और इस परचेज अमाउंट में से हम लोग परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। और ये परचेज रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर परचेज रिटर्न है तो बिल्कुल आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा। हम लोग ट्रायल बैलेंस में देख लेंगे कि परचेज रिटर्न है भी या नहीं है। अगर परचेज रिटर्न है
तो उसको हम लोग इनर कॉलम में परचेज से माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा परचेज उसको आउटर कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार हमारे परचेज के फिगर आएंगे। यानी ध्यान रखना ये सेकेंड आइटम है। फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड आइटम नेट परचेज। नेट परचेज कैसे निकलता है, उसमें से हम रिटर्न है उसको माइनस कर देंगे। अब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कई बार वर्ड चेंज हो जाते हैं। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, आप जब किताब देखोगे तो उसमें परचेज रिटर्न की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। परचेज रिटर्न को एक तो सीधे लिख दिया परचेज रिटर्न तो समझ में तो बात आती है, कई बार थोड़ा सा टर्निंग ले लिया, रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिखते हैं। यहाँ पर नोट किया हुआ एक नोट के रूप में है कि परचेज रिटर्न्स को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में कोई लाइन हो सकती है, अगर रिटर्न आउटवर्ड्स है तो समझना कि परचेज रिटर्न है। उसका एक और नाम हो सकता है रिटर्न सीआर। अगर आपके क्वेश्चन में ये रिटर्न सीआर भी लिखा गया हो, रिटर्न सीआर नहीं पता वो सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न, लेकिन एक संकेत दिया, एक इंडिकेशन दिया है, सीआर लिख दिया, तो जैसे ही रिटर्न सीआर होगा समझना वो परचेज रिटर्न है। जब परचेज रिटर्न है तो जाहिर सी बात है हम माइनस करेंगे परचेज में से। एक और उसका इंडिकेशन क्वेश्चन में हो सकता है रिटर्न्स बाय द कस्टमर्स, ये लाइन भी हो सकती है। अगर इस लाइन से लेजर बना हुआ तो ये आपके ट्रायल बैलेंस में लाइन हो सकती है रिटर्न्स बाय द कस्टमर्स, यानी हमने अपने कस्टमर को रिटर्न टू कस्टमर यहां पर होना चाहिए, रिटर्न टू क्रेडिटर्स, इसको जब ठीक कर लें रिटर्न टू क्रेडिटर्स, ये भी लाइन हो सकती है कि रिटर्न टू क्रेडिटर्स। जब हम लोग महाजन से परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद हम रिटर्न ही करेंगे, तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं, रिटर्न सीआर भी कह सकते हैं, या रिटर्न टू क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। हमने लिया था, खरीदा था जिनसे, उनको हमने वापस कर दिया। तो ये कोई भी वर्ड हो सकता है, इनको करना क्या है, माइनस करना है, मतलब इसका एक ही है। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी, कुछ आइटम और माइनस होते हैं परचेस, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तब। अब वो कौन सा आइटम, इतनी तो बात समझ में आ गई कि परचेज में से परचेज रिटर्न हम माइनस कर देते हैं, जो नेट बचता है उसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी सवाल में कुछ ऐसे आइटम होते हैं, जैसे जो प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का जो मालिक है, वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। नॉर्मली ऐसा हो सकता है, होते रहता भी है। कई बार हम लोग जो गुड्स है, जो हम जिसका व्यापार करते हैं, उस गुड्स में से व्यापार का मालिक वो फ्री सैंपल बांट सकता है। अक्सर मेडिसिन कंपनियां अपने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में बांटती रहती है। और गुड्स किसे कहते हैं, हमारे पिछले वीडियो आपने देखा होगा कि जो हमारे माल हैं, जो गुड्स हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गुड्स जो हमें बेचना है, तो बेचते तो हैं ही, लेकिन कई बार हम उसको फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो दो बातें हो गई। गुड्स हो सकता है कि जो व्यापार का प्रोप्राइटर है, जो मालिक, वो पर्सनल यूज के लिए निकाल सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, या फ्री सैंपल के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। एक और भी हो सकता है कि अपने गुड्स को हम किसी गरीब आदमी में दान भी कर सकते हैं। तो गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, एक लाइन। गुड्स डोनेटेड या गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये भी हो सकता है, या गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा, फिर दोहरा दूं मैं, अगर मालिक ने, स्वामी ने गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना है, उसके घरेलू इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उसको भी हमें परचेज से माइनस करना है। थोड़ी जगह कम, इसलिए मैंने इसमें जगह नहीं दिया है, बाहर लिखकर मैं समझा रहा हूं कि अगर गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज और पर्सनल यूज, देन दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। तो वो भी माइनस कर लेंगे हम लोग परचेज से। परचेज रिटर्न तो माइनस करना ही करना है। अगर गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है,
तो इस फ्री सैंपल को भी परचेज से माइनस करेंगे। अगर गुड्स को हमने डोनेट कर दिया है, किसी को चैरिटी के रूप में बांट दिया है, दे दिया है, तो इस चैरिटी के रूप में दिए गए गुड्स को भी हम लोग परचेज से माइनस करेंगे। तो माइनस किए जाने वाले आइटम्स हो गए, परचेज से माइनस किए जाने वाले आइटम्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। परचेज से माइनस किए जाने वाले आइटम, परचेज रिटर्न, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ऐसा हो सकता है। अगर है तो उसको माइनस करेंगे और नेट जो आइटम आएगा, नेट जो अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये तो हो गई परचेज और परचेज रिटर्न की कहानी। तो ये भी आइटम हमारा खत्म हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ इंपोर्ट परचेज। इंपोर्ट अगर हिंदी में कहना चाहे तो आयात। जब हम दूसरे देश से माल खरीदते हैं, अपने देश के बाउंड्री के बाहर दूसरे कंट्री से जब माल खरीदते हैं तो वो भी हमारा परचेज है, लेकिन उस परचेज का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। जब जब हम विदेशों से माल मंगाएंगे उसको हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। तो जब इंपोर्ट कहेंगे तो वो भी तो खरीदा हुआ है, तो वो भी परचेज है, गुड्स परचेज है। तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में लिखेंगे, किस नाम से? इंपोर्ट परचेज के नाम से। अगर सिर्फ इंपोर्ट भी लिखा जाए तो काम हो जाए, कोई बात नहीं। इंपोर्ट का मतलब ही है कि विदेशों से परचेज करके आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी आइटम समझ गए आप इस चीज को, ये बात समझ में आ गई। उसके नीचे जो एक और आइटम है लिखा है एक्सपेंस ऑन परचेज। ये जो एक्सपेंस ऑन परचेज है, परचेज यहाँ मतलब है गुड्स से। माल को खरीदने में, माल को खरीदते समय जो भी उस पर हमारा एक्सपेंस आएगा, वो जिस नाम से भी हो, तो माल खरीदने के प्रोसेस में जो एक्सपेंस आएगा उस एक्सपेंस को हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। क्लियर यहाँ तक है? उसके बाद है वेजेस, हालांकि उसी का पार्ट है। वेजेस जो है, मजदूरी जो है, अक्सर हम लोग माल को लोडिंग अनलोडिंग में देते रहते हैं अक्सर, क्योंकि माल हम जब खरीदते हैं तो ये बदलते रहते, कभी लोड कराना है, कभी अनलोड कराना है। तो ये जो लोडिंग अनलोडिंग है और भी खर्चे मजदूरी के रूप में देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये मजदूरी या तो हमारे फैक्ट्री से कनेक्टेड है या मजदूरी हमारे खरीदते समय माल से संबंधित है। तभी उन्हीं वेजेस को हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखना है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि वेजेस लिखना है, एक्सपोर्ट परचेज भी लिखना है। एक नीचे लाइन हमने लिख दी है कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। खर्चे तो बहुत सारे आएंगे नीचे, लेकिन बहुत सारे खर्चों को रखने से बेहतर है कि एक सिंबॉलिक हम वर्ड दें, और वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने पिछले क्लास में बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं। माल खरीदने से लेकर, जहां भी हम लोग माल खरीदते हैं, वो माल खरीदने से लेकर अपने गंतव्य स्थान तक, अपने डेस्टिनेशन तक, जहां हमारा बिजनेस है, हमारे गोदाम तक लाने में जितने एक्सपेंस हो जाएंगे, माल खरीदने से लेकर हमारे गोदाम तक लाने में या फैक्ट्री तक लाने में जितने बीच का एक्सपेंस होता जाएगा, उस सब को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर फैक्ट्री में भी कोई खर्चा होता है, प्रोडक्शन में खर्चा होता है, उसको भी हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इतने सारे आइटम्स अलग अलग न लिख करके हमने एक वर्ड यहाँ पर दिखला दिया, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई साहब कौन कौन सा आता है। तो माल खरीदने से लेकर अपने गोदाम तक लाने में आप जोड़ लीजिए कौन कौन खर्चा आएगा। तो माल खरीदिएगा, उसके बाद आपको पैकिंग कराना हो सकता है, लोडिंग कराना हो सकता है, फिर ट्रक पर ला दिएगा तो कार्टेज हो सकता है, कार्टेज इनवार्ड भी उसको कहते हैं, कैरेज भी कहते हैं। तब माल यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ अनलोडिंग भी करना हो सकता है। तो ये अब अनलोडिंग करने के बाद आपने गोदाम में उसको रख दिया, कहानी खत्म। गोदाम में रख देने के बाद जो खर्चा होगा वो अलग पार्ट हो गया। गोदाम में रखने के बाद उसकी सुरक्षा पर खर्चा है, उसके वॉचमैन पर खर्चा है, गोदाम का रेंट है, वो अलग कहानी हो गई। गोदाम तक लाने में जितने एक्सपेंस हो गए उस माल पर, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ये बात समझने की है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं उनको भी यहाँ लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए।
उसके नीचे लिखा है कि ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसका क्या माना है? क्वेश्चन में ऐसा आपको ऑल नहीं रहेगा, समझाने के लिए हमने लिखा है। अब फैक्ट्री के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, फैक्ट्री के रिपेयर मेंटेनेंस हो सकते हैं, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके सैलरी हो सकते हैं, फैक्ट्री में जो लगे हैं उनके वेजेज हो सकते हैं, फैक्ट्री के इंश्योरेंस हो सकते हैं। बस जैसे ही फैक्ट्री वर्ड लगे जहां आपका उत्पादन हो रहा, तो फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस जिस नाम से पुकारो, बस पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस फैक्ट्री का है। जैसे ही पता लगेगा उस एक्सपेंस को आप यहाँ पर लिख दो, ये वर्ड अपने आप हट जाएगा। सीधे उसका नाम लिखना है, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, वहां समझ जाइए कि यह फैक्ट्री का एक्सपेंस है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का मेंटेनेंस है। जो भी हो एक्सपेंस फैक्ट्री का है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान पॉइंट है समझना। फैक्ट्री का सारे खर्चे यहाँ पर लिखे जाते हैं। एक और इसमें लिखा गया है ऑल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। जब नाम फैक्ट्री का आएगा, जब हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे तो फैक्ट्री क्यों रखें? इसका मतलब है कि हम उत्पादन कर रहे हैं, फैक्ट्री है तो हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब उत्पादन करेंगे तो उत्पादन प्रोसेस में उत्पादन के लिए जो भी एक्सपेंस आए, जो नाम रखा, पता लगे कि ये उत्पादन वाला है, प्रोडक्शन वाला खर्चा है, तो सीधे उसके नाम यानी प्रोडक्शन का एक्सपेंस यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इस प्रकार हमने माल खरीदने से लेकर उसके उत्पादन तक या गोदाम तक पहुंचा दिया और जो खर्चे थे उस माल पर सबको डेबिट साइड में नोट कर दिया। ठीक है, अब आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में कौन कौन आइटम जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आइटम है। तो इसके शेयर साइड में जो पहला आइटम है वो पहला आइटम है सेल्स। ये पहला आइटम सेल्स। ये सेल्स का मतलब है या तो क्रेडिट सेल्स या फिर कैश सेल्स। हम उधार भी बेचते हैं माल को, नगद भी बेचते हैं। तो चाहे उधार बेचे हो या नगद बेचे, दोनों को ऐड करना है यहाँ पर टोटल सेल से मतलब है। तो टोटल सेल हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और यदि सेल्स रिटर्न है तो, नहीं है तो नहीं। अगर सेल्स रिटर्न है तो उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। लिखा है यहाँ पर लेस सेल्स रिटर्न, और माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा उसको आउटर कॉलम में हम लोग दिखला देंगे। बहुत सिंपल सी बात। थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो सेल्स रिटर्न है, सीधे वर्ड आया तो समझ में तो बात आती है, कई बार थोड़ा सा ये वर्ड ट्विस्टिंग कर देते हैं, थोड़ा सा ये हल्का सा मोड़ लेते हैं। तो कई बार सीधे सेल्स रिटर्न वर्ड न लिख करके ये रिटर्न इनवार्ड लिखते हैं। देखना, परचेज रिटर्न को सीधे न लिखेंगे तो लिखते थे रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है। अब कहीं यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न इनवर्ड, इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न। अगर कहीं आपका ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है रिटर्न CR तो ये परचेज रिटर्न था। अब कहीं लिख देगा कि रिटर्न DR, रिटर्न DR मतलब ये हो जाएगा कौन सा, आपका सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो वो चेंज कर सकते हैं। परचेज रिटर्न के ठीक उल्टा है सेल्स रिटर्न। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और जो ये घटाने के बाद जो फिगर बचेगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, वो नेट फिगर है, नेट सेल्स कहलाता है वो। अब देखते हैं दूसरा आइटम इसका कौन सा है, एक्सपोर्ट सेल्स। अब एक्सपोर्ट सेल क्या है? हम जो माल खरीदे हैं बेचने के लिए तो देश के अंदर भी बेच सकते हैं, देश के बाहर भी बेच सकते हैं। जो उत्पादन हम कर रहे हैं तो देश के अंदर भी सेल कर सकते हैं, देश के बाहर भी बेच सकते हैं। तो जब हम लोग देश के बाहर बेचते हैं, एज पर द रूल है गवर्नमेंट का, अगर हमें परमिशन मिला है कि इस देश से हम दूसरे देश को माल बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, तो बेचना ही तो है, वो सेल ही करना तो हुआ। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट सेल। लिखा होगा एक्सपोर्ट सेल। निर्यात, हमने निर्यात कर दिया मतलब बाहर के देशों में बेच दिया। तो सेल करेंगे, देश के अंदर वाले है डोमेस्टिक सेल यहाँ पर हो गया, और देश के बाहर का उसका नाम थोड़ा बदल जाता है वो सेल। तो यहाँ हमने नोट कर दिया। जिस प्रकार से बाहरी देश से आप माल खरीदे थे तो इंपोर्ट कहा था, उसी प्रकार हम बाहरी देश को माल बेचेंगे तो एक्सपोर्ट कहेंगे। तो इंपोर्ट आया था डेबिट साइड में, तो एक्सपोर्ट आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आ गया कलो। अब देखते हैं एक और। कई बार हम लोग सिस्टम है डीलर सिस्टम,
कि माल हमारा है लेकिन हम दूसरे डीलर को अपॉइंट करते हैं, डीलर को बहाल करके डीलर के माध्यम से माल को सेल कराते हैं, और वो डीलर हमारे देश के कोने कोने में है। तो उस डीलर को जो हम माल बेचते हैं, यानी डीलर के माध्यम से जो माल हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट सेल। तो सेल चाहे किसी रूप में आप करो, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में आएगा। तो यहाँ पर एक आ गया है कंसाइनमेंट सेल। जो डीलर के माध्यम से स्टाइल में जो माल आप बेचते हो, तो उस डीलर के माध्यम से बेचने पर हम लोग कहते हैं उसको कंसाइनमेंट। तो सेल है, कंसाइनमेंट सेल लगा दिया, किसी प्रकार का सेल हो सीआर साइड में आएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अगर ये क्वेश्चन में है तब लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में एक कंसाइनमेंट सेल दिया है तो आप लिखिए। नेक्स्ट आइटम है इसका क्लोजिंग स्टॉक। जब ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, अगर पुराना बिजनेस रन कर रहा है तो पिछले साल के क्लोजिंग इस करंट ईयर का ओपनिंग हो सकता है, तो इस करंट ईयर के एंडिंग में भी स्टॉक बच सकता है। तो जो करंट ईयर के एंडिंग में स्टॉक होगा उसको हम लोग नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है। और ये क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी सी बात हो सकती है। ये क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से सुनना, ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है या ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हो सकता है। इस पर पक्का ध्यान रखना, बड़ा दिक्कत है। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ध्यान से देखना, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तब इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, याद कर लेना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तब ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा? तभी जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, if closing stock is given outside the trial balance then it is recorded under trading account। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अगर स्टॉक है ही नहीं तब तो मतलब खत्म हो गया। तो थोड़ा सा केयर करना है आपको कि ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है या ट्रायल के बाहर है। अगर ट्रायल के अंदर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, अगर ट्रायल के बाहर है तब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। आगे बढ़ते हैं, एक और आइटम बात समझ में आ चुकी होगी। अभी जो अगला है कंसाइनमेंट स्टॉक। जब हम अपने माल को डीलर सिस्टम के हिसाब से सेल करते हैं, डीलर के माध्यम से बेचते हैं, तो क्लोजिंग डेट पर यानी ईयर एंडिंग में हमारे डीलर के पास भी जो कंसाइनमेंट गया था वो बिना बिके हो सकता। तो जो कंसाइनमेंट माल गया था वो भी ईयर एंडिंग में स्टॉक वहां बचा होगा, वो हमारा ही स्टॉक है। तो उसका नाम हम लोग समझने के लिए रखते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। है वो क्लोजिंग स्टॉक ही, लेकिन कंसाइनमेंट में है, इसलिए अगर वो है तो सीआर साइड में आएगा किस नाम से? कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से। अगर है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और लास्ट में वर्ड बचा है, दोनों साइड में ध्यान से देखना कि इस प्रकार हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। जो भी आइटम आया डीआर साइड वाला हमने डीआर साइड में नोट कर दिया, और जो सीआर साइड वाले आइटम है उसको सीआर साइड नोट करो। अब टोटलिंग मारेंगे तो या तो सीआर का टोटल अधिक होगा या फिर डीआर का टोटल अधिक होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कंपेयर कर लेंगे दोनों का टोटलिंग। अगर सीआर साइड का टोटल अधिक है तो उसमें डीआर साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो बैलेंस निकल जाएगा। अगर कहीं डीआर साइड अधिक है तो उस डीआर साइड के टोटल में से सीआर साइड के टोटल माइनस कर देंगे तो बैलेंस निकलेगा। और ये जो बैलेंस निकल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का, इसी का नाम या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। इसमें से कोई एक हो सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ बाहर लिखा हुआ है कि कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी, शॉर्ट में लिखा गया जीपी। और ये जीपी कैसे आता है या ग्रोथ कैसे आता है? तो टोटल सीआर साइड, ट्रेडिंग का टोटल सीआर साइड माइनस टोटल डीआर साइड निकल गया। और जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो कहाँ लिखेंगे? इसको ट्रेडिंग अकाउंट के देखना, ये डीआर साइड में सबसे लास्ट में लिखा गया है। ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लास्ट में क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट फिगर यहाँ पर आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा। अगर उल्टा कर दें इसको, अगर कहीं डीआर साइड ज्यादा है तब तो ग्रॉस लॉस निकलेगा,
तो लिखा है यहाँ पर ग्रॉस लॉस, शॉर्ट में कह सकते हैं जीएल, ग्रॉस लॉस। और निकलता कैसे है? तो जीएल बराबर होता है टोटल डीआर साइड माइनस टोटल सीआर साइड। फिगर तो निकल गया। आज जब ये आ जाएगा तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लास्ट में लिखेंगे। देखो लिखा है ग्रॉस लॉस, ये फिगर। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो रिमार्क्स में लिखा हुआ, ये नीचे रिमार्क्स में है कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय या तो ग्रॉस लॉस होगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ये दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते कि ग्रॉस लॉस भी निकल जाए ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाए, कोई एक निकलेगा। और निकालने का फॉर्मूला हमने दे रखा है। अगर ग्रॉस लॉस है तो सीआर साइड में आएगा लेकिन लास्ट में, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो डीआर साइड में आएगा मगर लास्ट में। वो रिमार्क्स में लिखा है कि आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, नॉट बोथ एट द सेम टाइम, एक समय में नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट और इसमें और दो वर्ड हैं, कभी कभी एक कंफ्यूज करा देते हैं। लास्ट में लिखा है वेजेस एंड सैलरीज। अगर आपके प्रश्न में कहीं लिखा है वेजेज एंड सैलरी, प्रश्न में कहीं हो सकता है, तो वेजेज एंड सैलरी लिखा हो, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, तब उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिखते हैं। अब कहीं इसी के ये टर्म से उलट जाए, कहीं लिखा हो सैलरी एंड वेजेस, चीज वही है, तब ऐसे हालत में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, इस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो एक संकेत के रूप में यहाँ पर लिखा जा चुका है। कई बार ये वर्ड आता है कंफ्यूज करा देता है, तो ध्यान रखना है। बच्चों को लगता है कि अरे ये तो एक ही चीज आगे पीछे हो गया है, तो आगे पीछे हो गया तो ट्रेडिंग में लिख दें, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान रखना है कि वेजेज एंड सैलरी लिखा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और कहीं सैलरीज एंड वेजेज लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग बाद में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग एंट्री, ये जितने आइटम्स इनकी क्लोजिंग एंट्री कई बार करनी होती है या कई बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि मेक द क्लोजिंग एंट्री ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, तो कैसे हम लोग क्लोजिंग एंट्री करेंगे इसकी। और एक हम एक चार्ट बना कर देंगे आपको कि वो ट्रेडिंग में जाने वाले जो आइटम्स हैं, चाहे वो डीआर वाले आइटम्स हो और सीआर वाले आइटम्स हो, एक चार्ट के रूप में, ग्राफ के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।